हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा डी साइंस एंड टेक पॉइंट। मैं तुषार हूं, तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं रोटेशनल मोशंस के एक बेसिक और फंडामेंटल टर्म्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका जो इनर्शिया होता है सिर्फ एक ही पैरामीटर पर डिपेंड करता है, दैट इज मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर वही ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है तो उसका जो इनर्शिया होता है सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं होता है, साथ साथ डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट मास फ्रॉम दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। और वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एज वेल एज मास, ये सारे टर्म्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग। सो मास जो कि रेक्टिलिनियर मोशंस की इनर्शिया रिलेटेड टर्म्स बनती है, सेम रोटेशनल मोशंस में उसकी जो एनालॉगस टर्म होती है जिसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने लास्ट सेशंस में कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों ने उस सेशंस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये तीनों टर्म्स को हम लोगों ने इन डिटेल में स्टडी किया है। और जो प्रीवियस सर्कुलर मोशंस का पोर्शन है वो भी उसी प्लेलिस्ट में आपके लिए अवेलेबल है। और जो अपकमिंग होने वाले हैं रोटेशनल मोशंस रिलेटेड वीडियो लेक्चर सीरीज, वो भी वही पोजीशंस पर आपके लिए अवेलेबल है। सो उससे पहले कंप्लीट कर लीजिए और बाद में इस सेशंस को कंप्लीट कर लीजिए। सो आज हम लोग उसी पार्ट को एक्सटेंशन देते हुए पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो टर्म्स को इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सो एक बार रिपीट कर देते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, लास्ट सेशंस में हम लोगों ने कंप्लीट किया, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज माय एन ऑब्जेक्ट, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज रोटेशनल मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट दिस एक्सिस, देन इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो बाय डेफिनेशन अगर मान लेते हैं यहां पर छोटा सा मास का पार्टिकल m1 सिचुएटेड है, डिस्टेंस r1 है, यहां पर दूसरा है सपोज m2 जिसका डिस्टेंस r2 है, यहां पर कोई तो भी nth नंबर पार्टिकल है जिसका mn मास है और डिस्टेंस rn है, देन the moment of inertia of this rotating object about this axis is the algebraic sum। ये algebraic sum बनती है किसकी बेटा? मास m1 और उसका डिस्टेंस r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। यानी the moment of inertia of any rotating object about an axis is the algebraic sum of product of mass and the square of its distance from that axis of rotation। इस सब चीजों की अगर हम लोग अलजेब्रिक सम करते हैं तो ये होती है हमारे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अगर इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग इसे देखते हैं तो अगर यही ऑब्जेक्ट है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां पर हम लोग इसका रिप्रेजेंटेटिव छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास dm कंसीडर करते हैं और इसका जो डिस्टेंस है मान लीजिए सपोज r है, देन इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे टर्म्स को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ r square into dm। सो मैथमेटिकल इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग ऐसे डिटरमाइन करते हैं, जो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस होती है इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करता है। और थर्ड टर्म, दोनों चीजों से एक बेसिक फंडामेंटल टर्म्स, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। एक कोई पॉइंट मानते हैं जिसका डिस्टेंस अगर k है और वो मास और k स्क्वायर इक्वल्स टू सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। दैट इज distance from the axis of rotation where total mass is supposed to be concentrated, जो कि center of mass नहीं है, where total mass is supposed to be concentrated, which gives the same mass moment of inertia about that axis। चलिए बेटा, ये पूरा जो सेशंस है तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट सेशंस में कंप्लीट किया है। और अभी मेरा इंटरेस्ट जो है, that interest is about parallel axis theorem of moment of inertia and perpendicular axis theorem of moment of inertia। सो बेटा, आप कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र स्टेट हो या कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, इसमें ये जो रोटेशनल मोशंस के पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले पैरेलल एक्सिस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को कंप्लीट करते हैं। सो पहले मान लीजिए कि पैरेलल एक्सिस का मतलब क्या होता है, पहले एक्सप्लेन करता हूं मैं, उसके बाद में इसके डेफिनेशन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो मान लीजिए अगर ये कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है और मेरा इंटरेस्ट है, मेरा मोटिव है कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। सपोज मान लीजिए ये कोई तो एक्सिस है O और मेरा मोटिव है टू डिटरमाइन
the moment of inertia of this rotating body about this axis of rotation. So मेरे पास एक ही अल्टरनेट बचता है बेटा, यहाँ पर m1, m2, m3 ऐसे मासेस डिस्ट्रीब्यूट करो, या फिर छोटा सा एक मास एलिमेंट कंसीडर करके उससे इंटीग्रेट करो r स्क्वायर से. सो इसके बाद में भी एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को हेल्प करता है टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, ये रहे या फिर दूसरा कोई तो भी है. सो उसके लिए सबसे पहले हमको डिटरमाइन करता है कि जो एक बॉडी या फिर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास. बेटा टर्म होती है सेंटर ऑफ मास. तो एग्जैक्टली हम लोग सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? तो सेंटर ऑफ मास कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका एक ही होता है. ध्यान रखना बेटा, सेंटर ऑफ मास कोई भी बॉडी होती है तो उसका सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक ही पोजीशंस पर सिचुएट होता है. और सेंटर ऑफ मास उस पोजीशंस को हम लोग बॉडी में कहते हैं कि जिस पोजीशन से सब डायरेक्शंस में, ऑल डायरेक्शंस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है. मतलब उस पोजीशन से कोई भी डायरेक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो एनी डायरेक्शन उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज सेम, और उसी पोजीशंस को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. एक बार रिपीट करता हूं मैं, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ पोजीशन or a point from which the distribution of mass is equally distributed in all directions. सब डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. अगर यहां पर अगर सिलेंडर की बात करते हैं हम लोग तो इस पोजीशंस पर इसका सेंटर ऑफ मास होता है, सब तरफ से बैलेंस होता है. देखिए बेटा, इसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर सकते हैं. सो यहां पर है सेंटर ऑफ मास, इधर भी उतना ही मास, इधर भी उतना ही मास, सेम सब डायरेक्शंस में सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है. तो उस पोजीशंस को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास. सो सेंटर ऑफ मास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका एक ही होता है. सो मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास इस पोजीशंस पर है, दैट इज सेंटर ऑफ मास C. ओके, सो सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना, डिटरमाइन करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है. और मेरा मोटिव है टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस दिस. तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैलकुलेट करता ही नहीं बेटा. मैं डायरेक्टली एक इस एक्सिस को एक दूसरा एक्सिस ड्रॉ करता हूं जो कि पैरेलल होता है. कैसा है बेटा वो एक्सिस? पैरेलल, और पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. सो दिस इज माय सेंटर ऑफ मास C. ये एक्सिस और ये एक्सिस मान लीजिए C एक्सिस है. तो इस C एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और पैरेलल है जिस एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना चाहते हैं उस एक्सिस को, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रोटेटिंग एक्सिस O is equal to the moment of inertia about this axis which is passing to the center of mass and parallel to this axis. इस एक्सिस का अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम लोग IC कंसीडर करते हैं. मान लीजिए सेंटर ऑफ एक्सिस सेंट्रल एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहा है, सो IC प्लस ये जो ऑब्जेक्ट होता है जिसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जो टोटल मास होता है, मास, टोटल मास, मान लीजिए मास m है तो टोटल मास m, और ये जो दो एक्सिस है इस एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है मान लीजिए h, सो h स्क्वायर. सो इसे हम लोग कहते हैं बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसे क्या कहते हैं हम लोग? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, सिंपली आपको डिसाइड करना है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम सिंपल होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ध्यान रखिएगा ये है हमारे लिए बॉडी. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस, ये हमारे लिए एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस, कोई एक्सिस उससे कोई मतलब नहीं, अबाउट एनी एक्सिस इज algebraic sum of moment of inertia of rotating body, algebraic sum of moment of inertia of this rotating body about an axis passing through its center of mass
एंड पैरेलल टू ईच अदर्स, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के कैसे बेटा, पैरेलल, एंड ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म दैट इज आईसी, एंड ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इनसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ अ बॉडी, जिस बॉडी का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं उस बॉडी का टोटल मास, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस, इसे ही हम लोग कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है बेटा, हम लोग सीधा सीधा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। किस अकॉर्डिंग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बेटा, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग अबाउट एनी रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू इस एक्सिस के अबाउट कर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम, ध्यान रखिए बेटा, अलजेब्रिक सम ऑफ moment of inertia of a rotating body about an axis passing through its center of mass and parallel to it, and this product of total mass m and the square of distance between them, this is called as parallel axis theorem of moment of inertia। इसी अकॉर्डिंग अगर हम लोग इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना चाहते हैं, मान लीजिए सपोज दिस इज माय एक्सिस, कोई तो ए एक्सिस है, कुछ नहीं करना बेटा, इस एक्सिस को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, सो यहां से सेंटर ऑफ मास मान लीजिए इससे, और यहां से इसका डिस्टेंस h, सो IA इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर, ये और ये एक्सिस होना चाहिए एक दूसरे को पैरेलल, बाकी कोई लोड लेने वाली बात होती नहीं है। चलिए बेटा, सो इसी एक्सिस थ्योरम को हम लोग प्रूव करके देखते हैं। ये क्वेश्चंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए होता है। आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होता है। सो एक बॉडी मानते हैं बेटा, एक रोटेटिंग बॉडी है, हम लोग प्रूव करने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। सो मान लीजिए ये कोई तो भी 3D रोटेटिंग बॉडी है, और मेरा मोटिव है टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट मेरा मोटिव है टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लीजिए ये वो एक्सिस है, वो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कैलकुलेट करना है। उसके पहले एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लेते हैं। सो अगर इस ऑब्जेक्ट का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट दिस एक्सिस, तो यहां पर मैं छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास कंसीडर करता हूं dm, और इस एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस होता है दैट इज डिस्टेंस r। सो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इनटू dm। सो मुझे कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ मास कंसीडर करना है। सो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। मान लीजिए यहां पर छोटा सा एक एलिमेंट ऑफ मास सिचुएटेड है दैट इज dm, और इस एक्सिस जो है ये 3D ऑब्जेक्ट है बेटा, ये 3D स्पेस ऑब्जेक्ट है। तो 3D स्पेस के अकॉर्डिंग इस पोजीशन से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज dm, मान लीजिए इस पोजीशन पर यहां पर, सो दिस इज माय O पोजीशंस। कौन सी पोजीशन है बेटा? O पोजीशंस। और मान लीजिए यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास सिचुएटेड है, और ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास है। जिस बॉडी का हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, और इसे एक पैरेलल लाइन हम लोग यहां पर ड्रॉ करते हैं जिसे हम लोग पैरेलल एक्सिस कहते हैं। जिसे हम लोग पैरेलल एक्सिस कहते हैं। यहां पर है C पॉइंट है, और यहां पर सिचुएटेड है जो कि हमारे लिए सेंटर ऑफ मास है। दिस इज माय सेंटर ऑफ मास, और इस पोजीशन से इसका यहां तक का डिस्टेंस है दिस इज। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये एक पोजीशंस पर सिचुएटेड है दैट इज M पोजीशंस। M पोजीशंस पर छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास है। यहां O पोजीशन से उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है O टू M, ये डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एक्सिस, और C टू M ये है डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस। और इस एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो चलिए, सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस?
तो मुझे डिस्टेंस अगर पता है O टू M है, तो इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है IO इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना डिस्टेंस है बेटा OM, इट इज OM स्क्वायर इनटू DM। ये होगा इसके एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस C एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होता है, सो IC इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ C टू M, दैट इज CM स्क्वायर इनटू DM। कुछ नहीं बेटा, जिस एक्सिस से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास जो होता है DM, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस का स्क्वायर करके उसे हम लोग इंटीग्रेट करना है। सो इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है IO इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ O स्क्वायर OM स्क्वायर, और C के अबाउट का होता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ CM स्क्वायर DM। और मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे प्रूव करना है। चलिए बेटा, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करते हैं। क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर देखते हैं, तो O और C के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज सेंटर के बीच में, इस लाइन को थोड़ा सा मैं यहां पर एक्सटेंड करता हूं, और यहां से जो M पोजीशन है जहां पर हमारा मास है, यहां से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, और मान लीजिए यहां पर N पोजीशंस है। सो O और C, O यानी हमारा एक्सिस है, C यानी हमारा सेंटर ऑफ मास है, और ये दोनों के बीच वाला जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये डिस्टेंस यानी सेपरेशन ऑफ दिस पैरेलल एक्सिस इज h। कितना बेटा? h है। और मेरा मोटिव है कि टू डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे डिटरमाइन करना है OM जो है उसके अकॉर्डिंग, और प्रूव करना है कि इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर। चलिए बेटा, प्रूफ के लिए बात कर लेते हैं। सो सीधा सीधा कैलकुलेशन हमारे लिए पॉसिबल होता है। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस O. What is moment of inertia? IO equals to इंटीग्रेशन ऑफ कितना है बेटा? O से कितना डिस्टेंस बचता है इसका? O से डिस्टेंस है M, that is OM square into DM. Moment of inertia about an parallel and passing through center of mass, that is IC। कुछ नहीं बेटा, C से डिस्टेंस कैलकुलेट करो, कितना है? CM स्क्वायर इंटू DM। ये हमारे लिए फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारे लिए सेकंड कंडीशन है। और इसी OM को हम लोग थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं। यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं और एक्सपांड करता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, that is IO equals to integration of OM square into DM। चलिए बेटा, अब ज्योमेट्रिकली देखते क्या है। तो सो ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो OMN ये हमारे लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और सेम वे से MCN ये भी हमारे लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अगर ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक बात तो कंफर्म है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, तो ट्रायंगल OM और N की बात करते हैं। सो इन अ ट्रायंगल OMN, सो OM जो है हमारे लिए हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड बनती है, O to N हमारे लिए एक साइड और M to N दूसरी साइड बनती है। सो हम लोग लिख सकते हैं OM स्क्वायर इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, सॉरी MN स्क्वायर। सो O to N और M to N इतना बनता है। चलिए बेटा, और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए। यहां पर देखिए O to N जो है ये दोनों के एडिशन, इट इज OC प्लस CN, उसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पर थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दैट इज OM स्क्वायर इक्वल्स टू OC प्लस CN ब्रैकेट स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। और हमें पता होता है बेटा
ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर जो होता है उसे हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो इसी अकॉर्डिंग हम लोग ओ प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर को एक्सपांड करते हैं। चलिए एक्सपांशन कर लेते हैं, कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं। दैट इज ओ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ सी सी एन प्लस सी एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। चलिए बेटा थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करिए। बट इन अ ट्राइंगल, देखिए देखिए देखिए, एम सी एन या फिर एम एन सी, ट्राइंगल एम एन सी की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। और एम और सी जो कि सी एम स्क्वायर है, सी एन और एम एन स्क्वायर की बात करता है। सो दैट इज सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू सी एन स्क्वायर पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग और एम एन स्क्वायर। सो यहां पर हम लोग ये दोनों टर्म्स को रिप्लेस कर सकते हैं, यही हमारे लिए दिस इज माई टर्म्स जिसे हम लोग रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि है सी एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इक्वल्स टू सी एम स्क्वायर। चलिए उस अकॉर्डिंग हम लोग इस ओ एम स्क्वायर को लिख सकते हैं। देखिए बेटा ओ एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज ओ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ सी इंटू सी एन, और ये दोनों की रिप्लेसमेंट हम लोग यहां पर लिखते हैं, दैट इज सी एम स्क्वायर। क्या बनता है बेटा, सी एम स्क्वायर। सो देखिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, बस जस्ट हम लोगों ने एक छोटा सा पार्टिकल कंसिडर किया है which is situated at a distance of OM from the O axis और CM from the centroidal axis। O और C centroidal axis और जो दूसरा एक्सिस है, इन दोनों पैरेलल है, इनके बीच का डिस्टेंस है h। एडजस्टमेंट किए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, और हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन मेथड से इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी O पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ ओम एम स्क्वायर इंटू डीएम, और अभी हम लोगों ने ओ एम को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया है। सो चलिए ओ एम को अगर एक्सप्रेस किया है तो इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। सो आई ओ इक्वल्स टू, चलिए बेटा ओ एम की रिप्लेसमेंट पूरी टर्म से लिखते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट ओ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ सी सी एन प्लस सी एम स्क्वायर इंटू डी एन। सो अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन रूल के हिसाब से अगर हम लोग ब्रैकेट की बात करते हैं तो हर एक चीज, हर एक टर्म्स को हम लोग सेपरेट लिख सकते हैं। ये एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, तो हर एक को हम लोग सेपरेट लिख सकते हैं। सो इंटीग्रेशन मेथड्स हम लोग इसे सेपरेट करते हैं। सो पहली टर्म्स दैट इज ओ सी स्क्वायर डी एम प्लस सेकेंड टर्म्स that is integration of twice OC CN DM, और ये तीसरी टर्म्स दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ CN स्क्वायर इंटू DM। चलिए बेटा सब टर्म्स मैंने यहां पर सेपरेट किया, बट एक बात मुझे पता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ CM स्क्वायर इंटू DM, ये इस ऑब्जेक्ट का, इस रोटेटिंग बॉडी का C एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इस टर्म को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो टर्म है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ CM स्क्वायर DM, यही हमारा सेंट्रोइडल पैरेलल एक्सिस जो है इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो इसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद में जो OC स्क्वायर है, OC देखिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए। OC मतलब O एक्सिस और C एक्सिस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अगर OC की बात करते हैं हम लोग, जब भी ये ऑब्जेक्ट रोटेशन परफॉर्म कर रहा है तो सेंट्रोइडल पोजीशंस तो नहीं चेंज होने वाली, और ये सी पॉइंट जो ये भी नहीं चेंज होने वाला है। सो दोनों एक्सिस की पोजीशन सेम रहने वाली है, मतलब O और C के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं हो रहा है मतलब ये कांस्टेंट है, और अगर कोई टर्म कांस्टेंट होती है तो उस टर्म को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। सो इस टर्म्स को हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं, दैट इज OC स्क्वायर इंटू DM प्लस, उसके बाद में देखिए कॉन्सेंट्रेट करिए, इन द सेम वे यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं
ओसी और सीएन की बात होती है। कौन सी टर्म्स है बेटा यहां पर? ओसी और सीएन। ओसी मतलब ये डिस्टेंस है, और ये जो सीएन है, ट्वाइस ओसी सीएन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये हमारे लिए बनता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास से हर तरफ का जो मास होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो जितना डिस्टेंस इधर है, उतना ही सेम मास इधर भी है। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर मास का होता है, तो उस टर्म्स में हम लोग इस टर्म्स का मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, तो उसका इंटीग्रेशन तो जीरो बनने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू दिस टर्म्स, इसका जो इंटीग्रेशन बनता है ये बनता है जीरो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से सब तरफ का जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अगर इक्वल होता है, तो ये टर्म्स इंटीग्रेशन में सब तरफ की एडिशंस अगर हम लोग मासेस की करती है, तो टोटल एडिशंस इक्वल्स टू जीरो। सो दैट एडिशंस विल कम टू जीरो। और ये जो सेकंड टर्म यहां पर बचती है बेटा, ये बचती है हमारे लिए आईसी, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस। चलिए, ओसी जिसे हम लोगों ने एच से डिनोट किया है, इसे हम लोग एच स्क्वायर लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम जो होता है, दैट इज आईसी। सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स जो होता है वो होता है हमारे लिए एक्स। सो डीएम के अकॉर्डिंग पूरे बॉडी के लिए हम लोग को मास कैलकुलेट करना है, दैट इज यम एच स्क्वायर प्लस आईसी। अगर हम लोग इसे थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, दैट इज आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। और यही हमारे लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है। सो इन दिस वे यू कैन प्रूव द पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ नहीं करना है बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूव करने के लिए आपको कुछ करना है, यहां पर ऐसे एक डायग्राम बना लीजिए, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास लिख लीजिए। Consider a small element of mass dm situated at a point m, which is at a distance of OM from the axis O and CM from the central axis, which is passing through the center of mass and parallel to O. इसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसको अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं, तो कोई भी एक्सिस होता है, तो इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से डिस्टेंस OM स्क्वायर इनटू dm, सेंट्रल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ CM स्क्वायर इनटू dm। इस टर्म्स को आपको थोड़ा सा खींचना है, दैट इज OM स्क्वायर जो होता है, इसे आप लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में इस कंडीशंस में OM स्क्वायर जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करते हैं हम लोग, तो OM स्क्वायर इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। सो MN स्क्वायर को वैसे ही रखना है, सिर्फ ON को यहां पर OC प्लस CM इस टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है। इसे A प्लस B ब्रैकेट फॉर्मेट में एक्सपांड करना है। उसके बाद में CN स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, इस टर्म्स को हम लोग CM स्क्वायर इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पर इंटीग्रेशन से हर एक चीज को सेपरेट लिखना है। सेपरेट लिखने के बाद में OC स्क्वायर dm, OC के वैल्यूएशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर दैट इज h स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ dm विल बी m, दैट इज टोटल मास। उसके बाद में सिर्फ आपको इस टर्म्स को कंसंट्रेट करना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस OC CN dm। OC और CN हर तरफ का डिस्ट्रीब्यूशन है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन जीरो बनने वाला है। सो इस टर्म्स को ध्यान रखना है, दैट इज जीरो। और इंटीग्रेशन ऑफ CM स्क्वायर dm, दिस इज moment of inertia of this same rotating body about its central axis, which is parallel to O. So इस according ये हमारे लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूव होता है, और यही होता है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा 3 मार्क्स के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं इससे, सेट पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रूव इट, 3 मार्क्स। या फिर state the parallel axis of theorem of moment of inertia and its mathematical expressions। एक बार मैं फटाफट पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन बता देता हूं, चलो रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, ये बॉडी रोटेट हो रही है अबाउट एनी एक्सिस, ये एक्सिस है, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होने वाली है। अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू इस एक्सिस को कैसा बेटा, पैरेलल। एंड अब दूसरी टर्म्स, एंड प्रोडक्ट मनी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m
and the square of distance between these axes of rotations, this parallel axis of rotation, that is h square. So IO equals to IC, यानी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला पैरेलल एक्सिस, m n डॉट मास, h दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, m h स्क्वायर. इसे ही हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और इसको इस अकॉर्डिंग हम लोग प्रूव कर सकते हैं. बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में होता है क्वेश्चन पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसी पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग हम लोग सारे ज्योमेट्रिकल शेप जो होते हैं उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिटरमाइन करते हैं. रिंग है, डिस्क है, सर्कुलर, स्फीयर है, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर है, कोई भी चीज है उसमें जब भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सिस हम लोग उसे डिटरमाइन करते हैं. चलिए बेटा, सो अगर आपको ठीक लगता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के. चलिए बेटा, एक बार और रिपीट कर लेता हूं मैं, और बाद में परपेंडिकुलर एक्सिस दूर था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं, उसके बाद में इस सेशन को फाइनलाइज कर लेते हैं. चलिए बेटा, so what is parallel axis theorem of moment of inertia? चलिए, ये हमारे लिए कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और मेरा मोटिव इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है. तो कुछ नहीं बेटा, इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करिए जो कि पास करने वाला है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. हमेशा ध्यान रखिए बेटा, ऑब्जेक्ट आप कैसे प्लेस करते हो उससे कोई मतलब नहीं है. कैसे भी प्लेस करो ऑब्जेक्ट को, उसका सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं होता, उसकी पोजीशंस कभी चेंज नहीं होती, और एक ही पोजीशंस पर उसका सेंटर ऑफ मास होता है. सो कोई भी ऑब्जेक्ट उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू एनी पोजीशंस, उसका सेंटर ऑफ मास वही होता है. सो मान लीजिए सेंटर ऑफ मास, इसको कैसे भी रोटेट करो यहां पर सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होने वाला है. सो इस लाइन को, इस एक्सिस को एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करो जो कि इसका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और इसके बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए h. सो इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए IC है. देन IO equals to IC plus mh square. The moment of inertia of rotating body about any axis, any O axis, is algebraic sum of moment of inertia about an axis passing through its center of mass and parallel to it. Parallel है, and the product of its mass and square of distance between them, that is h square. यही हमारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है, और इस अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी ज्योमेट्री का कोई भी एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन कर सकते हैं. और यही हमारे लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, दैट इज IO इक्वल्स टू IC प्लस mh स्क्वायर. अगर सिर्फ 2 मार्क्स के लिए पूछा है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास दिखा देना है, यहाँ पर ऐसा डिस्टेंस h, IO इक्वल्स टू IC लिख देना है, दैट इज IC और ये h. बस 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन और ऐसे ज्योमेट्री. अगर प्रूफ कहता है तो जो मैंने पहले डायग्राम बनाई थी वो डायग्राम और पूरा प्रूफ 3 मार्क्स के लिए वैसे. चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है परपेंडिकुलर थ्योरम. जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है उसका मतलब क्या होता है? सो जनरली जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, ये हर एक ज्योमेट्री के लिए एप्लीकेबल होता है. इसके लिए ज्योमेट्रिकल शेप का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसा होता है ये होता है वैसे कोई नहीं है. कोई भी शेप है, जैसे 3D शेप है, प्लेन सरफेस है, कोई मतलब नहीं है. बट जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है तो ये हम लोग जनरली प्लेन लैमिना रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं. प्लेन लैमिना यानी प्लेन सरफेस होता है. जैसे कि मान लीजिए डिस्क है, अगर डिस्क की बात अगर हम लोग करते हैं तो डिस्क हो सकती है, तो डिस्क प्लेन सरफेस होता है. हमारा मोबाइल है जो कि एक डिस्क है, रेक्टेंगुलर डिस्क है, तो वो भी हो सकता है. या फिर सर्कुलर प्लेट होती है, सर्कुलर प्लेट भी एक शेप होता है, तो एक डिस्क होता है जिसके लिए अपन मान सकते हैं कि प्लेन सरफेस होते हैं. क्या होता है बेटा? प्लेन सरफेस. और जो ज्योमेट्रिकल शेप जो कि प्लेन सरफेस फॉर्मेट में होते हैं उसे हम लोग कहते हैं लैमिना.
सो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये प्लेन लैमिना और प्लेन सरफेस वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं हम लोग। ओके, सो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए हम लोग नहीं यूज करते जिसमें प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेसेस यानी लैमिनार ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं। तो अगर आपको कोई पूछता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो कैसे डिफरेंशिएट होता है, सो आपके लिए एक रेस्ट्रिक्शन बनता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर चीज में हम लोग अप्लाई करते हैं, बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम लोग को अप्लाई करना है तो वो जनरली प्लेन सरफेस होता है। कैसे होता है बेटा? प्लेन सरफेस। सो प्लेन सरफेसेस की बात अगर हम लोग करते हैं तो उस कंडीशंस में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं। तो मान लीजिए सपोज ये हमारे लिए शीट बनती है, सो दिस इज माय शीट। सो इस शीट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सिंपल शीट है बेटा ये। सो सिंपल शीट है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर मैं इसे ऐसे मूव करता हूं तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से ऐसे पास हो रहा है। इसे अगर हम लोग ऐसे मूव करते हैं तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से मूव कर रहा है। इसको अगर ऐसे मूव करते हैं तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे, या फिर ऐसे मूव करते हैं तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए ये कोई हमारे लिए लैमिना है, प्लेन लैमिना ऑब्जेक्ट है, प्लेन शीट सरफेस है, प्लेन शीट है। तो इस प्लेन शीट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई भी पोजीशन है बट इस प्लेन के लिए परपेंडिकुलर है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दैट प्लेन लैमिना, अगर इस लैमिना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसे अगर इसको मूव कर रहे हैं तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो इस प्लेन सरफेस को इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर है। सो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए बेटा। सो जो प्लेन लैमिना है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग प्लेन लैमिना, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस, ये जो एक्सिस है बेटा ये एक्सिस है, वो एक्सिस नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना। ध्यान रखिए बेटा ये एक्सिस नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना। जिस लैमिना की हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं उस प्लेन को ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, और इस परपेंडिकुलर एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट दिस एक्सिस, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है जहां पर ये इस पोजीशंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस पोजीशंस को, इस सरफेस को। यहां पर कोई भी दो ऐसे एक्सिस ड्रॉ करिए जो कि इस प्लेन में है। ये दो एक्सिस, ये जो दो एक्सिस है, एक्सिस perpendicular to each other and contains in the same plane of lamina। जिस लैमिना का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस, जिस पोजीशंस पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस लैमिना सरफेस को, उस पोजीशंस पर कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करिए और उसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए ये कोई तो एक्सिस है x और ये कोई तो एक्सिस है y, x एंड y एक्सिस आर इन अ सेम प्लेन ऑफ दैट लैमिना, उस प्लेन में है, और जो एक्सिस का अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन कर रहे हैं वो एक्सिस को परपेंडिकुलर है, देन इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस परपेंडिकुलर एक्सिस का अबाउट का इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट प्लेन लैमिना इज the algebraic sum of moment of inertia of the plane lamina about two mutually perpendicular axes passing through that same point and containing that plane। इसे ही तो हम लोग perpendicular axis theorem कहते हैं। So perpendicular axis theorem of moment of inertia, मान लीजिए अगर z axis है, so I z equals to
आई एक्स प्लस आई वाई, यही हमारे लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए बेटा और एक बार इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए मेरा मोटिव है टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो कि प्लेन सरफेस या फिर लैमिना फॉर्मेट में है। अगर ये लैमिना वाला ऑब्जेक्ट है, प्लेन सरफेस है, और इस सरफेस को जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये परपेंडिकुलर है, मान लीजिए जेड एक्सिस है, और इस जेड एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी पोजीशन से पास होने वाले दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि सेम उस प्लेन में है, मान लीजिए सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है एक्स एंड वाई इन अ सेम प्लेन ऑफ लैमिना है। दैट मीन्स ये लैमिना में है प्लेन के, सॉरी प्लेन, और ये दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और जेड एक्सिस इस प्लेन सरफेस को परपेंडिकुलर, एक्स और वाई एक्सिस सेम प्लेन में है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और तीनों एक ही जगह पर है यानी कॉन्करेंट है। देन इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है, और इसे ही हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए स्टेटमेंट पहले एक्सप्लेन किया मैंने, अब स्टेटमेंट की बात करते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग प्लेन लैमिना सरफेस, देखिए बेटा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन रोटेटिंग लैमिना सरफेस, प्लेनर सरफेस और लैमिनार सरफेस about an axis perpendicular to its plane, ये z about an axis perpendicular to its plane is the algebraic sum of, algebraic sum यानी एडिशन की बात कर रहा हूं, algebraic sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes containing that plane and passing to the same point of intersection, और तीनों का इंटरसेक्शन एक ही है, इसे हम लोग कहते हैं perpendicular axis theorem of moment of inertia. So I z equals to ix plus iy, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है, और x और y सेम प्लेन में होते हैं और z एक्सिस दोनों को परपेंडिकुलर होता है उस पोजीशंस पर। चलिए बेटा इसे प्रूव भी कर लेते हैं। सो प्रूव करना है तो चलिए प्रूव करते हैं। सो इन द सेम वे सो यहां पर एक ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मानता है बेटा प्लेन को परपेंडिकुलर है, ये लैमिना है, मान लिए जेड एक्सिस है, और यहां से इसका जो डिस्टेंस है यहां पर प्लेन सरफेस है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस प्लेन में है, तो यहां पर इसका दूसरा एक्सिस है वाई एक्सिस। सो दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस और दिस इज माय जेड एक्सिस, तीनों एक ही पोजीशंस पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ओ ये परपेंडिकुलर है टू लैमिना एक्स एंड वाई इन अ प्लेन ऑफ लैमिना, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। सो चलिए बेटा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास है डीएम, छोटा सा मास है डीएम। चलिए एक एक पोजीशन से इसका कैलकुलेशंस करते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं बेटा मैं, ये एक्सिस अगर ये ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास कंसीडर करते हैं डीएम, और इससे जो डिस्टेंस होता है आर, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डीएम।
इसी रूल के अकॉर्डिंग इस डीएम की बात करते हैं। सो वाई एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस है इतना। सो अगर ये कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री सिस्टम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ये ओरिजिन है। वाई एक्सिस से जो इस प्लेन में डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग मानते हैं एक्स। कितना डिस्टेंस है बेटा? एक्स। और इसको पैरेलल की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये डिस्टेंस बनता है हमारे लिए वाई। सो इस डीएम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई, और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस बनता है एक्स। और मान लीजिए यहां से जो कि z एक्सिस है, यहां से इसका डिस्टेंस है स्मॉल r। चलिए बेटा, ये 3D ज्योमेट्रिकल स्पेस है बेटा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस ये r का है, ये उस प्लेन में है, और ये सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। सो 3D ज्योमेट्री है, और z एक्सिस को हम लोगों ने इस तरह से लिखा है। सो अगर ये परपेंडिकुलर है बेटा, तो जितना x यहां पर है, सेम अमाउंट ऑफ x यहां पर है, जितना y डिस्टेंस है, इतना ही y डिस्टेंस यहां पर है। और अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली बात करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये r जो कि हाइपोटेनियस होता है, सो ये r विल बिकम r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो ज्योमेट्रिकली ऐसा 3D स्पेस में अगर लिखते हैं हम लोग, तो ज्योमेट्रिकली ये परपेंडिकुलर होता है। सो r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलिए बेटा, अब z एक्सिस के अबाउट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। चलिए z से dm का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कितना डिस्टेंस है बेटा? r। सो दिस बिकम r स्क्वायर इनटू dm। फिर y एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, y से कितना डिस्टेंस है इस मास का? x। सो दिस विल बिकम x स्क्वायर इनटू dm। और x एक्सिस के अबाउट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो x एक्सिस ix इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस है बेटा? y। So integration of y square into dm। So ये बन चुके हैं हमारे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग iz को कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर z एक्सिस। सो iz इक्वल्स टू कितना बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस जो कि सेम प्लेन में है, x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इनटू dm। x एक्सिस से y डिस्टेंस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस जो कि सेम प्लेन में है, सो iy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm। और ये तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ, जिसे हम लोग ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं। बट r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनता है, r डायगोनल बन चुका है, x और y की अगर हम लोग बात करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर है। सो इससे अगर हम लोग थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, सो iz इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। चलिए बेटा, r स्क्वायर की जगह पर हम लोग इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dm। अगर ये सेपरेट सेपरेट है, एडिशन है, तो इसको हम लोग सेपरेटली भी लिख सकते हैं। तो इसे लिखते हैं बेटा iz इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm। बट हमें पता है x स्क्वायर dm जो होता है इंटीग्रेशन, ये होता है iy और ये होता है ix। सो iz इक्वल्स टू बनता है हमारे लिए ix प्लस iy, और दिस इज माय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी हमारे लिए बोर्ड का इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। इसे भी बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। स्टेटमेंट, डायग्राम, और कुछ नहीं लिखना बेटा, डायग्राम ड्रॉ करनी है, एक्स वाई यहां पर ड्रॉ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक ही स्टेप में आंसर बनता है, जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्रेस करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये दोनों लॉज हम लोग ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, पैरेललोपिपेड है, सिलेंडर है, होलो सर्कुलर डिस्क है, स्फीयर है, होलो स्फीयर है,
हर एक टाइम पर हमारे लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन एक्सप्रेशन होता है जिसको हम लोग प्रूव करते हैं। बेटा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में स्टेट बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दोनों में से क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होता है। दोनों मार्क दो मार्क्स के लिए अगर पूछते हैं तो सिर्फ डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन पूछते हैं, 3 मार्क्स के लिए विद प्रूफ पूछते हैं, 3 मार्क के लिए इजी भी होता है। सो इस क्वेश्चंस को आपको बाय हार्ट लर्न भी करना है, और अगर ये पता ही नहीं है तो हम लोग उससे एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बाकी का फार्मूला जो होता है उसी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग उसे एक्सप्रेस करते हैं। चलिए बेटा, सो मैं लास्ट 5 मिनट्स में एक बार दोनों एक्सिस थ्योरम के स्टेटमेंट को समराइज कर देता हूं और इस वीडियो को फाइनलाइज कर देता हूं। चलिए बेटा, इस वीडियो में हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को स्टडी किया है। पहला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं यहां पर समराइज करता हूं, कोई अगर ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं कोई एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, मान लीजिए ओ एक्सिस है, तो इस ओ एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस ऑब्जेक्ट का अगर ये सेंटर ऑफ मास है सी, तो इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अलग h है। तो इस ओ एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO इक्वल्स टू, जे इसका पैरेलल एक्सिस है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC प्लस इस ऑब्जेक्ट का मास m और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है h², ये बनता है हमारे लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस वे से हम लोग कोई भी एक्सिस, कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास जो है बेटा, हर एक तरफ उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है। आप उस ऑब्जेक्ट को कैसा रखते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये एक्सिस है तो इसको यहां से ऐसे पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करना है, तो आपको एक्सिस चेंज करना है, सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होने वाला है कोई भी ऑब्जेक्ट। उसके बाद में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ प्लेन सरफेस की बात करता है, प्लेन लैमिनार सरफेस है, और इस प्लेन लैमिनार सरफेस को अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर है, दैट इज परपेंडिकुलर टू लैमिना, लैमिना यानी प्लेन यानी z, सो इस z एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस पोजीशन पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पोजीशन से पास होने वाले दो कोई भी परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करना है, और ये दोनों एक्सिस x और y वो सेम प्लेन में है उस लैमिना के, और जिस एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ कैलकुलेशन कर रहे हैं वो है परपेंडिकुलर। सो इस IZ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का x एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX प्लस IY होता है, और x, y और z तीनों एक ही पोजीशंस पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं, एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और x और y सेम प्लेन में होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर, और z ये दोनों को भी परपेंडिकुलर होता है। इससे हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर कहते हैं, और इसे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लॉ होते हैं। ओके, सो चलिए बेटा, इस तरह से हम लोग इस पॉइंट्स को कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछता है तो सिर्फ डेफिनेशंस बतानी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, और उसके बाद में छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करके ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, और विद प्रूफ पूछता है तो उस टाइम पर आपको छोटा सा एलिमेंट मास, उसका डिस्टेंसेस, वो डायग्राम बना के उसका प्रूफ बनाना है। नहीं तो प्रूफ वाले डायग्राम्स सिर्फ 2 मार्क के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डायग्राम ऐसे बनाना है सीधा सीधा, एक कोई तो भी, और इसमें एक्सप्लेनेशन हो जाता है। सो इस अकॉर्डिंग आप लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो, और इसे कैसे यूज करना है हम लोग उससे इन डिटेल में स्टडी करने वाले, स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप यूज करके। सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर डिस्क है, सिलेंडर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम लोग कैलकुलेट करने वाले, डिटरमाइन करने वाले, पूरा फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। अब टेंशन मत लीजिए, पूरे फार्मूले हम लोग डिराइव करेंगे, वहां पर अप्लाई करेंगे, और उसके बाद में आपके लिए ये कॉन्सेप्ट्स और भी थोड़ा एक्सप्लेन हो सकता है, थोड़ा क्लियर हो सकता है, और आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे।
सो बेटा एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इन डिटेल में समझ में आया होगा, कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे यूज करना है, वो भी इन डिटेल समझ में आया होगा। उसे एक्सप्लेन करते टाइम जब हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप में, तो वहां पर आपके डाउट्स और क्लियर होंगे। सो चलिए बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। इस वीडियो लेक्चर सीरीज को अगर आपको ठीक लगती है बेटा, तो वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए बेटा। ओके, थैंक यू।